नमस्कार शुद्धशील घोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज पहली बार शुद्धशील घोष जी कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो वहां पर प्रियो बंधु मीडिया के एडिटर इन चीफ हैं और तमाम टीवी चैनल्स पर आजकल हम उनको लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले तो शुद्धशील जी ये बताइए कि अभिषेक बनर्जी पर तो कल देर रात गाज गिर गई। उनको तो हमेशा 200-250 पुलिस कर्मियों के साथ, सिक्योरिटी के साथ, Z+ सिक्योरिटी के साथ चलने की आदत थी। अब तो वो सिक्योरिटी शील्ड हटा लिया है शुभेंदु जी ने। बिल्कुल। देखिए अंजू जी, ये जो अभिषेक बनर्जी है इसके साथ हम लड़ रहे हैं, पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। ये अभिषेक बनर्जी है कौन, क्या औकात है उनका? वो बस ममता बनर्जी की भतीजा है, उसके अलावा उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। और अगर वो ममता बनर्जी के भतीजा नहीं होते तो उसको आप पॉलिटिक्स में इधर उधर कहीं पे भी नहीं दिखने को उसको मिलता था। उसको एक जो क्लब होता है ना, जो लोकल एरिया में होता है, वो चलाने का औकात नहीं है। और उसको बना दिया था पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ा, वो बोलता था कैप्टन, हमारा सेकंड इन कमांड। तो उनका क्या औकात है ये बंगाल के जनता ने समझा दिया। तो ये अभिषेक बनर्जी आप 250-300 बोल रहे थे, ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। एक्चुअली अभिषेक बनर्जी के साथ कम से कम 700-800 पुलिस ऑफिसर रहते थे। कहीं पे भी वो रैली में जाते थे ना, तो वहां सुबह से, सपोज 2 बजे या 4 बजे उनका रैली होगा, तो सुबह से वो पूरे सारे जो रोड है वो ब्लॉक करके रखते थे पुलिस। तो इस अभिषेक बनर्जी को अभी जब भी उनके जो घर है शांति निकेतन 188A, वो कलकत्ता का नया सेल्फी जोन बन गया। तो उसके घर के बाहर जो रोड है उसको पूरा क्लोज करके पुलिस ने वहां पर गार्डरेल लगा दिया था। वहां पर जैमर लगा हुआ था। उसके घर में वो सामान स्कैन जो एयरपोर्ट में हमको देखने को मिलता है वो स्कैनर था। और उसके घर में अगर टीएमसी का भी कोई घुसते थे ना, तो उसका अपना फोन बाहर रखना पड़ता था। तो इतना सारे उसका सिक्योरिटी का तामझाम था। तो अभी नए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी ने आज जो बैठक किया पुलिस ऑफिशियल के साथ, वहां पर सीधे बात ये बोल दिया कि भाई देखो, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, तो एज पर प्रोटोकॉल जो भी जरूरत है उसको ऐसे सिक्योरिटी दो। लेकिन बस किसी को दिखाना है कि वो बहुत बड़ा नेता है, वो किसी भी पार्टी के हो, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो तो जनता का पैसा होता है, वो टैक्स का पैसा होता है। तो जनता का पैसा का एक एक पैसे का हिस्सा मुझे देना है। तो ऐसे फालतू के खर्च अब बंद कर दो। तो उसके बारी रिव्यू हुआ, और अभिषेक बनर्जी का तो ऐसे कुछ थ्रेट है ही नहीं। क्योंकि अगर थ्रेट होता तो लोग इतने दिन जो करना था कर देते थे। अभी लोग उसको मजाक बना दिया है। उसके घर के बाहर जा रहा है, बहुत सारे वीडियो बंगाली में वायरल हो रहा है, तो पूछ रहा है कि भाई तेरे पास खाना वाना है? क्योंकि तू तो बोला था 4 तारीख को 12 बजे के बाद सबको डीजे बजा देंगे, मतलब सबको रास्ते में सड़कों में पीटेंगे। तो उस सिचुएशन के हिसाब से तू तो अभी मुंह भी नहीं दिखा रहा है, घर में छुपे बैठे हैं। तो एक काम कर, खाना वाना नहीं है तो बता, हम लोग तुझे खाना पहुंचा देता हूँ। तू करके बात कर रहे हैं उसको। तो अभी उसके पास पुलिस का सिक्योरिटी हट गया, Z+ सिक्योरिटी हट गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक बनर्जी अभी बाथरूम भी जा पाएंगे। यही उसका हाल है, जो होना था वो हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिसको 700-800 पुलिस पर्सनल्स के साथ चलने की आदत हो, वो तो मतलब ये 1-2 ही मिलेंगे। अब तो आम सांसद को कितनी सिक्योरिटी मिलती है, शायद 1-2 पुलिसकर्मी मिलेंगे। उनके साथ उसका तो गुजारा ही नहीं होगा, इसलिए वो घर से बाहर तो निकलेगा ही नहीं, घर के अंदर रहेगा। मैंने तो ऐसे वीडियो देखे हैं जहां पर लोग उसके घर के बाहर नाटक कर रहे थे, स्ट्रीट थिएटर हो रहा है बड़े जोर जोर से, ये सब भी चल रहा है। उस घर के एकदम। सामने जहां पर पहले जैमर होता था और पुलिसकर्मी होते थे, कोई आ ही नहीं सकता था। हम्म। देखिए अंजू जी, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का जरूरत क्या है? अगर आपके ऊपर कोई थ्रेट है तो ठीक है, कुछ कुछ सिक्योरिटी लगेगा, मैं नहीं लगेगा ऐसे नहीं मानूंगा। बट ओवरऑल अगर आप जनता है तो आपको विदाउट सिक्योरिटी जनता के पास ही पहुंचना है। क्योंकि अगर आप खुद को सिक्योर कर रहे हो लेकिन जनता को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, तो आप कैसे नेता बनोगे? ये जो अभिषेक बनर्जी इतना सिक्योरिटी लेके घूमते थे, वो बस दिखाने के लिए कि मैं अभिषेक बनर्जी हूं, मैं द ग्रेट सुल्तान ऑफ वेस्ट बंगाल हूं, ये बांग्लास्तान बनाऊंगा, इसको पश्चिम बांग्लादेश बनाऊंगा। तो ये मुझे दिखाना है मेरे कितना ताकत है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर आपको बंगाल के लोग इतना पसंद करते हैं तो आपको सिक्योरिटी का क्या जरूरत पड़ेगा? कौन आपके ऊपर अटैक करेगा? पुलिस तो यहाँ पर है ही। तो ये बस दिखावा था, और ये दिखावा का खत्म करने का ही लड़ाई था। जो जनता ने कर दिया उसके बाद गवर्नमेंट जो कर रहा है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो और वहां पर अभिषेक बनर्जी सर्च करके अभी देख लो, लोग खुश है कि हाँ, जिसको जो औकात था वो आज दिखाया। शुभेंदु अधिकारी एज ए सीएम राइट स्टेप किया है। तो ठीक है,
ये सारे जो टीएमसी वाले थे ना, उसका छोटे छोटे जो नेता है, वो बस ये 15 साल में सारे को फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, ये सारे कार हो गया, इनोवा कार हो गया, उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी हो गया। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर माँ बहनों का क्या हाल हो रहा है। यहाँ पर आरजीकर हो रहा है, यहाँ पर कॉस्बा लॉ कॉलेज हो रहा है, यहाँ पर संदेशखाली हो रहा है। तो जहां पर सिक्योरिटी देना था, ये ममता गवर्नमेंट ने कभी दिया नहीं। ऊपर से अपने भतीजा को नेता बनाने के लिए ये तामझाम किया था। ये कल्चर खत्म होना चाहिए था, इसलिए बंगाल का जनता इस बार वोट किया और वही नए गवर्नमेंट कर रहा है जनता का पाल समझ के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये सब होना चाहिए था। अगर आप जनता के नेता हो तो आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? जिस जनता ने आपको नेता बनाया उसके बीच जाने में डर कैसा? लेकिन एक चीज और है, इनका तो एक दमकल मंत्री भी है, उसको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वो भी किसी घोटाले में फंसा हुआ है, और उस घोटाले के आंच जो है वो भी पहुंचेगी अभिषेक बनर्जी और उनकी बुआ ममता बनर्जी तक। एकदम देखिए, ये जो दमकल मंत्री थे ना, सुजीत बोस, विधाननगर से जीते थे। तो एक्चुअली टीएमसी में ये सुजीत बोस और वहां पर सब्यसाची दत्त करके एक है, दोनों में बहुत टसल था। तो 2021 के पहले लगा कि यहाँ पर हवा बहुत अच्छे है, तो सब्यसाची दत्त ने ज्वाइन कर लिया भाजपा, और ये सुजीत बोसु के अगेंस्ट वो हार गया। लेकिन जब भी वो सब्यसाची दत्त वहां पर ज्वाइन कर लिया, तो तुरंत ये सुजीत बोस को ममता बनर्जी ने मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उसके पहले सुजीत बोस क्या थे? सुजीत बोस थे वो जो रोल कॉर्नर होता है ना, जो इलाका में दिखता है, ठेले में लोग लेके जाता है, तो वो एग रोल बनाते थे। वहां से लेकर अभी सुजीत बोस के पास कोई 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी होगा। कहाँ से है प्रॉपर्टी? तो ये जो दमकल है, वहां पर कोई सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ है नहीं। वहां पर जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ, सारे को वो अपने मर्जी से पैसा लेके रिक्रूट करा दिया। और ऊपर से जितना भी म्यूनिसिपैलिटी है, वहां पर भी उसने जो स्टाफ सिलेक्शन हुआ है, वहां पर भी उसने स्कैम कर दिया। तो ये सारे पैसे लेके इतने दिन चल रहा था। मैं हमेशा से बोलता हूं कि देखिए, कोई पार्टी अगर पावर में आ जाते हैं, तो उसमें एक दो चार बंदे आपको दिखेगा जो करप्शन करने की कोशिश कर रहा है या करप्शन कर रहा है। तो पार्टी को सख्त हाथ से उसको क्लीन अप करना पड़ता है, तभी पॉलिटिक्स आगे जाता है। लेकिन ये टीएमसी वालों का जो एक बहुत बहुत अच्छी चीज है कि ये कुछ करप्टेड लोग मिलके ये पार्टी बनाया करप्शन करने के लिए, और इसका दूसरा कोई मोटो था ही नहीं। इसलिए ममता बनर्जी में बाजू के बैठे थे, उनका पार्टी का महासचिव बोलते थे पार्थो चैटर्जी, उनके गर्लफ्रेंड से घर से 50 करोड़ बरामद होता है। और ये भी न्यूज आ रहा है कि ये जो पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस, वो ग्रीन कॉरिडोर करके वो पैसा पार्थो चैटर्जी के घर में घुसा देते थे। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज होता है, जो सीएम के बाजू में बैठ के इतना बड़ा करप्शन कर रहा है, इस इधर तो वो सीएम का अता पता नहीं है, तो वो सीएम का कोई योग्यता ही है नहीं, उसको रिजाइन करना चाहिए। और नहीं तो ये सीएम का पूरे के पूरे सपोर्ट थे कि हाँ भाई तू चोरी कर, वहां से भी कुछ उसको मिलता था, इसलिए वो करने को अलाउ करते थे। तो सारे इसका जो मिनिस्टर है ज्योतिप्रिय मल्लिक बालू, उस एरिया से आता है जहां से सुजीत बोस अरेस्ट हुआ है। तो वो खाद्य मंत्री था यहाँ पर, तो रेशन कम कर दिया लोगों, गरीब लोगों के लिए। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जो खाना भेजता है, वहां से ये घोटाला किया, वहां से चोरी किया। ये सुजीत बोस ऐसे है। तो ये ज्योतिप्रिय मल्लिक जाने के बाद वहां पर रोथिन घोष बोल के मध्यम से अभी भी इस बार भी जीता है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोट थोड़ा ज्यादा है। तो रोथिन घोष भी स्कैनर में है, उसको ईडी बार बार बुला रहा है, वो डर के मारे नहीं जा रहा है। तो ये टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं ना, इसको सारे एक 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 करके अरेस्ट कर देंगे। देखिए, पहले क्या होता था, इन लोगों को ईडी जब बुलाते थे, ये लोग बोलते थे ईडी सीबीआई केस क्लोज नहीं कर रहे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, चोरी छुपे पीछे चले जाते वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर जाके बोलते थे कि हमको हमारा पॉलिटिक्स में ये बाधा डालने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, हमको आप प्रोटेक्शन दे दीजिए। वो प्रोटेक्शन लेके इतने दिन बचाते। और वहां पर कुछ भी होता तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलते थे कि भाजपा तो हमारे साथ जीत नहीं सकते है ना, इसलिए ये ईडी सीबीआई लगा के, ईडी सीबीआई एक्चुअली उसका पैरट है, तो वो देखे हमको पॉलिटिकली तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप भी थोड़ा इसमें ध्यान दिया कि चलो भाई, कोई नेगेटिव पब्लिसिटी का जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर आ जाने दो, जनता के वोट से ही हम आएंगे। अब जीत गए तो यहाँ पर तो कोई पॉलिटिकली मेरे दुश्मनी है नहीं, क्योंकि टीएमसी का कुछ है नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। तो अभी अभी जो सिस्टम में करप्शन है, वो क्लीनिंग चालू हो गया। और शुभेंदु अधिकारी ओथ लेने के बाद एज ए सीएम, आज पहले दिन था उसका ऑफिस में, उसमें ही सेंट्रल जो एजेंसी है ईडी, उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। और आप तैयार रहिए, अगले 6 महीना 8 महीने तक ऐसे ब्रेकिंग न्यूज आपको हर रोज सुनने को मिलेगा।
लेकिन ईडी के मामले, वो कोल स्मगलिंग का मामला, गौ तस्करी के मामले, कितने सारे मामलों में तो ये भी फंसा हुआ है अभिषेक बनर्जी। ये भी तो जमानत पर ही, अग्रिम जमानत ले लेता है इसकी पत्नी और ये तो बच जाते हैं। अब तो जैसे नंबर लग रहा है सबका, जैसे आप कह रहे हैं अगले 6 महीने तक ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा, किसी दिन तो ये ब्रेकिंग न्यूज भी मिलेगा कि ममता बनर्जी आईपैक वाले मामले फंस गई और ये भी फंस गए स्मगलिंग के मामले में, ये भी गिरफ्तार हो गए। अब तो नौबत वहां तक आने वाली है। देखिए क्या होगा वो तो ईडी जानते हैं, सीबीआई जानते हैं, या तो ऑनरेबल कोर्ट जानते हैं, हम तो वो कुछ नहीं जानते हैं। तो थिंग इज दैट मुझे पता नहीं किसको मेंशन करके लोग ये बोल रहे हैं, बट सुजीत बोस यहाँ पर अरेस्ट होने के बाद सोशल मीडिया में एक ही चीज ट्रेंड हो रहा है, माँ बेटा कब गिरफ्तार होगा। अब कौन है ये माँ, कौन है बेटा, मुझे नहीं मालूम है। जिसको समझना है समझ लीजिए, लेकिन अल्टीमेट एम वो है, सबसे बड़ा चोर वो दोनों है, पूरा जनता को मालूम है। और ये सुजीत बोस, पार्थो चैटर्जी, ज्योतिप्रिय मल्लिक, अनुब्रत मंडल, ये सब लोग लेके लोग खुश नहीं है। ये लोग बस दलाल है, दलाल। ये जो चोरी करते थे, स्कैम करते थे, 25% आपके पास रखते थे और 75% अपने टॉप बॉस तक पहुंचा देते थे, जिनका ऑफिस कालीघाट और कैमक स्ट्रीट में है, ऐसे लोग बोलते हैं। अब कौन रहता है यहाँ पर मुझे तो मालूम नहीं, जब सामने मालूम पड़ेगा मैं ओपनली बोल दूंगा। लेकिन लोग बहुत मजा ले रहा है यहाँ पर। लोगों का एक ही चीज बोलना है कि 4 मई 2026 भारत को 1947 15 अगस्त को स्वाधीनता मिल गए थे, लेकिन वेस्ट बंगाल को स्वाधीनता मिला इस दिन है। और वो स्वाधीन वेस्ट बंगाल में, स्वाधीन भारत में अभी जी रहा है, और ये सारे मजा हम ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी लगातार पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रही हूँ। लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया 4 मई को जब उनको बीजेपी को जीत मिली, तो उससे पता चलता है कि लोग कितने त्रस्त थे। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है सुशील जी कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी का इकोसिस्टम ये किस मुंह से कहता है कि अरे वोट चोरी हो गया, धांधली हो गई, काउंटिंग ठीक से नहीं हुई। उनके तो 80 भी नहीं जीतने चाहिए थे, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर रायता फैला रखा था। सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में वो जीते हैं। और अब जिस तरह से ममता शोर मचा रही कि तुम लेफ्टिस्ट भी साथ आ जाए, उनके आगे भी घुटने टेक रही हैं कि मेरी मदद करो, हम लोग मिलकर भाजपा को बाहर करेंगे। कोई सुनेगा ममता बनर्जी की, जिस तरह का उन्होंने वहां पर तानाशाही चला रखी थी। बिल्कुल सही है जी जी। देखिए कुछ दिन पहले एक टीवी शो में मैं बोल रहा था कि ये जो टीएमसी है ना, हालांकि उसके पास 80 एमएलए है, लेकिन उसका पॉलिटिकल रेलिवेंस पूरा खत्म हो गया। और ये मैं आज नहीं बोल रहा था, जब भी मैं ये बात बोला तो टीएमसी का जो प्रवक्ता थे बहुत गाली देना चालू कर दिया ओपन टीवी शो में ही मुझे। जो एंकर थे उन्होंने भी बोला कि नहीं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो मैं चुप हो गया। बट अब बात समझ लीजिए, ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं लास्ट 5 साल से बंगाल के जो हिंदूज है उसको समझा रहा था, उसको बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के कि वेस्ट बंगाल में एक पार्टी हुआ करते थे बांग्ला कांग्रेस। तो वो इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन जिस दिन वो हार गए, वो सत्ता से बाहर हो गए, उसका नाम और निशान मिट गया। अभी किसी बांग्ला कांग्रेस है ऐसे किसी को मालूम ही नहीं है। तो ये टीएमसी का भी सेम चीज होगा। क्यों ऐसी चीज होगा? पहले चीज तो है टीएमसी क्यों फॉर्म हुआ था। टीएमसी इसलिए फॉर्म हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो सीपीएम का लेफ्ट का गवर्नमेंट चल रहा था उसको हटाना चाहिए, और उसको हटाने के लिए तब ममता बनर्जी सबसे रिलायबल फेस थे। तो इसलिए टीएमसी फॉर्म हुआ और लोगों ने वोट दिया। तो जब सीपीएम हार गए, लेफ्ट हार गए, वो शून्य में आ गया, तो तभी ममता बनर्जी और टीएमसी का रेलिवेंस खत्म हो गया। लेकिन ये लोग सत्ता में थे, अभी ये लोग क्या कर रहे थे, वही बोला, करप्टेड लोग एक जगह में आ गया और पूरा करप्शन कर रहा था। तो जिस पार्टी का मकसद है कैसे भी पावर को मिसयूज करके करप्शन करना, जनहित में कोई काम ही नहीं करता था, लोगों को डरा के धमका के वोट लूट के वोट चोरी करके जो सत्ता में टिके रहते थे, वो कितने दिन तक टिकेगा? एक ना एक दिन ऐसे आएगा जिस दिन फेयर इलेक्शन होगा, फेयर काउंटिंग होगा, और उस दिन ये खत्म, टाटा बाय बाय। और वही हुआ 2026 में। और देखिए ममता बनर्जी जो बात करती है, तो एक्चुअली क्या है, बंगाली जो लैंग्वेज है ना, पूरे इंडिया में इतना स्प्रेड नहीं होता है वो न्यूज, क्योंकि हिंदी भाषा है और या दूसरे भाषा है, तो वो बंगाली समझते नहीं है। तो ममता बनर्जी क्या बात कर रही है किसी को समझ में नहीं आता है। वो जब दिल्ली जाता है तो बहुत मीठे मीठे बात करता है, एक महिला है तो लोगों के उनके लिए एक सिंपैथी है। बट ये कितना खतरनाक है, मैं आपको 2-3 इंसिडेंट बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे स्टेट में कोई मारे जा रहा है, वहां पर दंगा फसाद हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट काम होगा वो रुकाना। लेकिन जब मेरे ही मिनिस्टर बोल रहा है कि मैं सीएम से बात कर लिया हूँ, सीएम ये जो मुस्लिम का गैदरिंग है उसमें बहुत खुशी है, जब वो वक्फ वाला बिल पास हुआ था तब बहुत हल्ला मचा हुआ था, तो मैं अभी जिले में जा रहा हूँ, वहां पर जाके टाइट दूंगा और उसके बाद कोलकाता को टाइट कर दूंगा।
सीएम के नाम से ओपन बोल रहा है मिनिस्टर सिद्दीकुल्ला चौधरी। और उसके बाद ही ये जो मोथाबाड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे जो दंगा हुआ, दंगा मतलब हिंदुओं को एक साइड से मारा गया था, हरगोविंद दास चंदन दास को काटा गया था। तो उसके घर से फोन करा पुलिस को कि ऐसे हमारे ऊपर अटैक हो गया, तो पुलिस बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो उसके मतलब सीएम पूरे के पूरे जिम्मेदार है, ही इज कंडक्टिंग द थिंग। ये इनके पार्टी का एक मेंबर थे हुमायूं कबीर, जो बाद में अलग से पार्टी कर लिया एजीपी करके, और 2 सीट से भी जीते भी है। तो ये हुमायूं कबीर ओपन थ्रेट देता है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट से होता है मुर्शिदाबाद, वहां पे सबसे ज्यादा आबादी है मुस्लिम का, और वहां पर हिंदू एक्चुअली माइनॉरिटी है, हिंदू है 30%। तो बोलता है ये 30% हिंदू जो है ना, उसको काट के गंगे में भसा देंगे। तो तब सीएम चुप रहता है, कुछ नहीं बोलते हैं। ये सीएम जब पॉलिटिकल रैली में आता है, चुनाव के रैली में आता है, खुद बोलती है कि मैं हूं इसलिए आप लोग सेफ हो, मैं अगर एक इशारा करूंगा ना तो ये जो एक कम्युनिटी है दूसरे कम्युनिटी को काट के खत्म कर देगा। ओपन थ्रेट्स दे रहे हैं। ये जाके रेड रोड में नमाज होता है ईद का, ठीक है, बढ़िया बात। वहां पर जाके बोलता है हिंदू धर्म गंदा धर्म। ओपन असेंबली में ये बोलते हैं जो महाकुंभ हुआ, अमृत कुंभ हुआ हमारा, उसको बोलता है मृत्यु कुंभ। तो कैसे एंटी हिंदू है और कैसे वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, स्वराष्ट्र मंत्री है, तो उन लोगों का अपने अपने पदों का एक गरिमा है। आप पॉलिटिकली उसको कुछ भी अटैक करो, ठीक है, लेकिन जो भाषा हम व्यवहार करते हैं उसके कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि भाई इसका मर्यादा रहना चाहिए। तो वो जो बात करती है ना ममता बनर्जी, जब टीवी चैनल में चलता है, मीडिया में चलता है, तो आपको बात कुछ सुनाई नहीं देगा, बीप 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 बीप, ये बस आपको सुनाई देगा। तो उसमें ही समझ में आ रहा है कि उसका भाषा क्या है। हम लोग बोलते हैं भाषा संतरास। तो बंगाल का जो एक गरिमा थे, ये पीसी और भाईपो मिलके पूरा खत्म कर दिया। तो ये चीज चल रहा था, इसको चेंज करना ही चाहिए था। और ये जो चोरी ये सब बोल रहा है, तो आप प्रूफ दो ना। अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे केस लड़ने के लिए, उसके बाद दोबारा तो वहां पर मुंह नहीं दिखाया, क्योंकि आपको अपना औकात समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर दाल नहीं गलने वाला है। और ये जो बोलता है ना कि एसआर में नाम कट गया, नाम किसने काटा? इलेक्शन कमीशन ने काटा। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उनका ऑब्जर्वेशन था, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है कोलकाता में, उनको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया और पूरा जुडिशियल सिस्टम को वहां पर लगाया गया। उन्होंने चेक किया और जिसको सही लगा वापस आया वोटर लिस्ट में, जिसको नहीं आया उसका नाम काटा। तो उसके मतलब आपको जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी बिलीव नहीं है, आप जुडिशियल सिस्टम को भी अपमान कर रहे हो। अभी ट्राइब्यूनल हुआ है, तो ट्राइब्यूनल में जो 2 फेज मिला के इंक्लूड हुआ है, कुल मिला के 200 या 220 लोग, वो 27 लाख लोग से। तो उसके मतलब आप कोर्ट का और एक स्टेप कर दिया, वहां पर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हो कि वोट काट रहे हो। तो ये सारे जो बात कर रहे हैं लोग बिलीव नहीं किया, और इसलिए इतना भारी मतदान हुआ, और वो भारी मतदान में इतना भारी हार हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है शुद्धजीत जी कि जब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि एसआईआर सिर्फ बंगाल में थोड़े हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, असम में भी हुआ, बिहार में भी हुआ। किसी भी स्टेट का जो सीएम था वो इस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? ममता बनर्जी को, क्योंकि उनको आईना दिख रहा था कि जितने फर्जी वोट उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे सबके सब कट हो गए। लेकिन जो पहले कैबिनेट की बैठक हुई है शुभेंदु दा की, उसमें 6 बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है वो जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, उन्होंने कह दिया कि जमीन लैंड देने का काम शुरू हो गया और 45 दिन में पूरा बाढ़ लग जाएगा, फेंसिंग लग जाएगी। तो ममता बनर्जी तो मुझे लगता है कहीं बेहोश ही ना हो जाएंगे सुनकर, क्योंकि उनका तो सारा वोटर जो एक बार गया दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। नहीं देखिए, फिर आपको भी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी, टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ये सब डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। दे आर इरेलीवेंट नाउ। इनका जो पार्टी है अभी 80 एमएलए दिख रहा है ना, आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं इसको इरेलीवेंट बोल रहा हूँ। इन्होंने परिषदीय दल का बैठक बुलाया था, सारे एमएलए को आना चाहिए, नए चुने हुए एमएलए है। तो वो जो मीटिंग है वहां पर 11 जो एमएलए है वो मिसिंग है, वो आया ही नहीं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि कम से कम 15-17 जो एमएलए है, जो मुस्लिम एमएलए है, वो कांग्रेस को ऑलरेडी वहां पर कांटेक्ट कर लिया कि मुझे आपके पास जाना है, आपके पार्टी में ज्वाइन करना है। मुझे तो ये भी सुनाई में दे रहा है कि 45 एमएलए बीजेपी को कांटेक्ट किया कि भाई मैं अब बीजेपी में घुस जाऊंगा, लेकिन बीजेपी किसी को अलाउ नहीं कर रहा है। उसका जो 5 एमपी है वो बीजेपी से कांटेक्ट कर लिया, बीजेपी उनको भी मना कर दिया। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन इनका।
तो इस हिसाब से टीएमसी कभी वापस नहीं आएंगे, वही बांग्ला कांग्रेस हो जाएगा, उसका पॉलिटिकल चीज खत्म हो गया। टीएमसी इतने दिन टिके थे क्योंकि पावर में थे, वहां पर रह के आप करप्शन कर सकते हो और पुलिस आपको पकड़ने की जगह आपको मदद करेगा। तो आप पावर में है नहीं, सत्ता में है नहीं, तो उसको कौन देगा वोट। दूसरी बात है, जो मुस्लिम बेल्ट की बात कर रहे हो, इस इलेक्शन तक मुस्लिम को ममता बनर्जी ने डराए कि जब यहाँ पर भाजपा आ जाएंगे तो आपको ये देश छोड़ना पड़ेगा, आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा, आपको यहाँ से पाकिस्तान चले जाना पड़ेगा। तो मुस्लिम बहुत डरे हुए हैं और उसने वोट ममता बनर्जी को दिया। लेकिन एक बात तो अभी क्लियर हो गया कि जो रोहिंगा है, जो बांग्लादेशी है, उसको तो बांग्लादेश जाना ही पड़ेगा। बट ये ममता बनर्जी जो किया था, ये पूरा बंगाल के लिए नहीं, पूरा देश के लिए थ्रेट बन चुके थे। मुझे तो लगता है कि इमीडिएटली उनको अरेस्ट करना चाहिए इन्हें को। क्यों? क्यों ममता बनर्जी के स्टेट में यहाँ पर 3 सेंटर है, 3 असेंबली एरिया है जहां पर साद रेड्डी का नाम वोटर लिस्ट में है। एक नहीं, 2 नहीं, 3। कौन है ये साद रेड्डी? ये साद रेड्डी केरला में रहते थे और बंगाल का 3 असेंबली में उनका नाम है। ममता बनर्जी को पिछले 15 साल से वोट देते हुए आ रहा है। और जब आसाम से एसटीएफ आते हैं, उनको केरला से अरेस्ट करके लेके आता है, तो पता चलता है वो बांग्लादेशी टेररिस्ट है। कश्मीर से एसटीएफ आते हैं, तो मेरे घर से मतलब 12-15 किलोमीटर ही दूर होगा शायद, कश्मीर पाकिस्तान से घुसे हुए जो टेररिस्ट है वहां पर बैठा है और उनका नाम यहाँ पर वोटर लिस्ट में है। तो ये बस वोट बैंक के बात नहीं है, ये है टेररिज्म के बात, जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इतने दिन यहाँ पर फैले रहे थे। ये है ऐसे बात जो ममता बनर्जी बोलते थे ना, जब मालदा मुर्शिदाबाद का इंसिडेंट हुआ, कि बाहर के लोग इन्वॉल्व है। कैसे मालूम उसको? क्योंकि उन्होंने ही तो उनको घुसाया। ये जो बॉर्डर है, ये फेंसिंग क्यों करने नहीं दे रहा था? क्योंकि जितना भी ये पाचार का काम है ना, गो तस्करी बोल लीजिए, कोल तस्करी बोल लीजिए, जितना भी है, यहाँ से हो रहा था। टीएमसी नेता गुंडो जो इतना पैसा चोरी से लेके आ रहे थे, वो हवाला में बांग्लादेश भेज रहा था और वहां से फिर दुबई जा रहे थे। ये इनका भतीजा है, बार बार क्यों आंखों का ट्रीटमेंट भी करना है तो वो यूएस क्यों चले जाता है? लेकिन जब भी यूएस जाता है, अच्छे से याद कर लीजिए, दुबई उसका एक स्पॉट होता है। ममता बनर्जी जब बाहर जाती थी कि मुझे इंडस्ट्री लाना है, दुबई में उसका स्टॉप होते थे। क्यों स्टॉपेज होता था? दुबई में क्या है, अभी क्या है, सारी चीज तो सामने आएगा धीरे धीरे। तो ये नॉट ओनली फॉर बंगाल, ये जो फेंसिंग का काम है, ये पूरे देश के सुरक्षा के लिए जरूरत है। और ये पहले कैबिनेट ने, शुभेंदु अधिकारी ने ये ऐलान कर दिया। बहुत बहुत सदर्थक स्टेप है और सभी इसको वेलकम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि देश के लिए बहुत खतरनाक है ये दोनों, बुआ भतीजा या माँ बेटा कह लो, जैसे लोग मजे ले रहे हैं, मैं भी उसी तरह से बोल रही हूँ। तो आप सोचिए कि जो खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में बैठे हुए आतंकवादी जो थे वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करें, तुम तो बंगाल को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दो, 17 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान तुम्हारे साथ हैं। और जब वो एग्जिट पोल आए थे, याद कीजिए उस वक्त कैसे रो रहे थे वहां के एक सांसद अपनी संसद में खड़े होकर कि अरे अब क्या होगा, ये तो गलत है, बीजेपी आ जाएगी। आप सोचिए बीजेपी से कितना डर लग रहा था पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, किस लिए? और वो जो ग्रेटर बांग्लादेश का एक फिनोमेना उन्होंने तैयार कर रखा है, उसमें ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं शामिल थी ना। अब तो ये सारी बातें भी सामने आ रही हैं। तो आप सही कह रहे हैं, ममता बनर्जी को तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि अब तो उनके ऊपर एक एंटी नेशनल का टैग भी लग रहा है। आप बांग्लादेश के बात कर रहे हैं अंजू जी, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के किसी की चर्चा होता है तो वो ममता बनर्जी, वो लोग ओपनली बोलता है दे आर पाकिस्तान फ्रेंडली। पाकिस्तान के टीवी शो में किसी का चर्चा होता है तो ममता बनर्जी, वो लोग ओपनली बोलते हैं कि भारत में अगर ममता बनर्जी और अरुंधति रॉय जैसे लोग रहेंगे तो हमको भारत को विरोधिता करने का क्या जरूरत है, जो करना है ये लोग कर लेंगे। तो पाकिस्तान अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है तो वो इंडिया के लिए कैसे अच्छे काम कर सकता है। और आप अभी जो बात बोल रहे हैं उसके पहले मैं और एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ। जब शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, तब वहां से बांग्लादेश से क्लियरली ममता बनर्जी के लिए स्टेटमेंट आए कि आप बंगाल को अलग कर लो भारत से, और जो बंगाल अनडिवाइडेड बंगाल होगा उसमें आप रूल करोगे। तो देखिए, अगर कोई मुझे भी बोलता है, मैं तो आम इंसान हूं, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा पॉलिटिकल जो भी एजेंडा मोदी जी के साथ है वो मेरा है, लेकिन आप देश का बात कैसे कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते हो। लेकिन एक सीएम होने के बातें भी ममता बनर्जी ने ये बात कभी नहीं बोली। मतलब ये जो सिग्नल था, ममता बनर्जी उससे एग्रीड है। अभी एक चीज देख लीजिए, ममता बनर्जी को स्टेटमेंट देख लीजिए और बांग्लादेश से वो जो स्टेटमेंट आया, दोनों का मैच कीजिए तो 2+2 4 आपको समझ में आ जाएगा क्या स्टेटमेंट है। ये लोग बोलते हैं कि आप दिल्ली में जाके डायरेक्टली फाइट करो, 17 करोड़ मुस्लिम्स आपके साथ है, बढ़िया बात है। और ममता बनर्जी का स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है
कि मैं तो अभी फ्री वार्ड हूं, मैं दिल्ली में जाके लड़ूंगा। तो दोनों में कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो इंगित है वहां पर। तीसरे बात, आप एक चीज देख लीजिए, जब यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, पहले तो ममता बनर्जी सत्ता छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद चंद्रनाथ रॉथ, जो तभी शुभेंदु अधिकारी डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन सबको लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जी ही सीएम बनेंगे, उनका जो पीए थे, और नॉट ओनली पीए, चंद्रनाथ रॉथ वाज वेरी क्लोज टू मी आल्सो, क्योंकि हम लोग जब लड़ रहे थे तो एज एलओपी शुभेंदु अधिकारी जी ने हमारे पास पूरे सपोर्ट के साथ थे। ऐसे नहीं कि शुभेंदु अधिकारी हमको 5 पैसा भी कभी नहीं दिया, लेकिन स्टेट के लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद उन्होंने फोन करके बोलता था कि आप लोगों को कुछ भी जरूरत होगा, कुछ भी लीगल सपोर्ट लगेगा, मैं हूं आपके पास, अब लड़ो। बट उनके डेथ में जो इंडिकेशन अभी आ रहा है, 3 शार्प शूटर को अरेस्ट कर लिया, लेकिन शार्प शूटर को क्या लेना देना चाहिए था? 1.5 महीने से ये प्लानिंग किया जा रहा था, और जो इंडिकेशन आ रहा है वो ऑफिशियली अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जमाती का हाथ है, यहाँ पर इंटरनेशनल पावर का हाथ है। और एक चीज देख लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश का एक पप्पू के बात करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाओगे। उनको बंगाल पॉलिटिक्स से ना कोई लेना है ना कोई देना है। बंगाल में अभी कुछ चुनाव है नहीं, उसका कुछ वोट बैंक शेयर है नहीं, लेकिन ममता बनर्जी हार जाती है तो सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश का पप्पू बोल रहा हूं, उसका जो अलाइनमेंट है सारे पप्पुओं के साथ, उसमें बंगाल का पप्पू भी है, बिहार का पप्पू भी है, और सबसे बड़ा पूरा भारत का पप्पू, इंटरनेशनल पप्पू, वो भी इसका कैप्टन है। सब लोग मिले हुए हैं। और इन लोगों का कनेक्शन किसके साथ है? यहाँ पर जो डीप स्टेट का बात होता है, यहाँ पर कोई जेएस नाम का कोई होता है जहां से फंडिंग आता है, वो सब तो सबको मालूम है। तो इसके मतलब बंगाल में जो भी हो रहा था उसका मदद बाहर से आ रहा है। तो ये सारी चीज लेकर बंगाल वही बोला कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी मिलकर अपने सत्ता के लिए, अपने पावर हंगरनेस के लिए बंगाल को तो खत्म कर ही दिया, पूरे देश का सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। और ये बंगाली ने समझा और इसको ऐसे लात मार के हटाया। देखिए, इलेक्शन में हार होता है, जीत होता है, लेकिन जो सबक सीखा है ना, एक भी हिंदू सीट जहां पर 30% से ऊपर हिंदू है, वहां पर ममता बनर्जी नहीं जीता। 40% के ऊपर है, वहां पर नहीं जीता। सारे सीटों में उसका हो गया काम, ओनली मुस्लिम सीटों में उसने जीता, तो वहां पर भी कनेक्शन है। और तीसरे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, बांग्लादेश में अभी इलेक्शन हो गया है, तो वो बंगाल, वेस्ट बंगाल बॉर्डर का जो सीट है वो किसके पास है? आप समझ लीजिए, इक्वेशन समझ लीजिए। जो चिकन नेक हमारे सबसे डेंजर पार्ट है, वहां पर टीएमसी जीत गए, और उस साइड में कौन है? 2+2 कर लीजिए। बहुत बहुत यहाँ पर अहम बात चल रहा है, और वही बोल रहा हूँ कि ये नेशनल थ्रेट बन चुका था। अगर यहाँ पर भाजपा नहीं जीतते तो पूरे भारत के लिए थ्रेट बन चुका था। जब ये सारी गुत्थियां सुलझेंगी ना तो बातें बड़ी दूर दूर तक जाएंगी। अभी तो हिंट्स मिल रहे हैं, और हमारी जो जांच एजेंसियां वो इस दिशा में काम कर रही हैं। बड़ी जल्दी इन सबके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे कि ये बात कहां कहां तक थी, किस किस ने शुभेंदु जी के पीए को इस तरह से उनकी हत्या करने के लिए पैसा आया, किसने सपोर्ट किया, कौन सा लॉजिस्टिक्स था, वो दौड़कर उत्तर प्रदेश ही क्यों गए, बिहार ही क्यों गए, बक्सर, वो तीनों शार्प शूटर, वहां से क्या कनेक्शन था उनका, वो बांग्लादेश की तरफ क्यों नहीं भागे? तो ये सारी चीजें खुलेंगे और वो उन लोगों के नाम आएंगे जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हैं। लेकिन अभी तो जो ममता के चमचों पर, चापलूसों पर गाज गिर रही है शुद्धजीत जी, जैसे वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बोर्ड है, उसमें जो इन्होंने अपने चेयरपर्सन और ये सब बैठा रखे थे, एक साइन से शुभेंदु दा ने उन सबकी छुट्टी कर दी, हमेशा के लिए बाहर कर दिया। हाँ, देखिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत की चीज थी। ममता बनर्जी 2020 इलेक्शन जब हुए थे, तो तब उन्होंने बोला था कि मुझे और एक बार मौका दो, आपको मैं डबल डबल नौकरी देंगे, आपको डबल डबल तनख्वाह मिलेगा। तो डबल डबल नौकरी हुआ, किसको हुआ? इसका जो वो चापलूसी आमला थे ना, उनका हुआ। ये आलापन बनर्जी से लेकर राजीवा सिन्हा, सबको डबल डबल डबल, मतलब ये लोग रिटायरमेंट कर रहे हैं, उसके 5 मिनट पहले इसको दूसरा अपॉइंटमेंट मिल रहा है, इसके फैमिली को मिल रहा है। क्यों मिल रहा था? क्योंकि एक्चुअली टीएमसी उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं, जो ये इलेक्शन में पता चल गया। उसका कोई वोट बैंक था ही नहीं। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पार्टी का ये लोग एक्सटेंडेड वर्जन करके यूज करते थे, और ये लोग एक्चुअल में चोरी करते थे। ये जो शांतनु सिन्हा विश्वास, जो मतलब उसको इंक्रीमेंट मिलते मिलते ओके कहां पर वो पहुंच गया, लेकिन वो कालीघाट थाना का उसी थे। उसका मेन काम था पुलिस वेलफेयर का जो बोर्ड है, वहां पर पूरा कब्जा करके रखना, और ये पुलिस को ममता बनर्जी को जिताने के लिए उसको डिप्लॉय करना।
वो पुलिस को देके छप्पा वोट करते थे। ममता बनर्जी जब भवानीपुर में बाई इलेक्शन जीती 2021 में, तब ये पुलिस वाले वर्दी छोड़ के नॉर्मल ड्रेस लाके छप्पा दे रहे थे। वो वीडियो फुटेज है हमारे पास। हम लोग वो सामने लेके आते थे तो हमको जेल भेज देते थे, हमारे घर में पुलिस देके रेड करा देते थे, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते थे, हमको हमेशा हाई कोर्ट में जाना पड़ता था और वहां पर ममता बनर्जी को चाटा मिलते थे और हमको हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज होता था। ये था उनका टॉर्चर का तरीका। सारे जो मीडिया है, ये इन लोगों का नाम ही हो गया चोटी चाटा मीडिया। चोटी मतलब चप्पल, चपलूसी करते थे ये लोग। इन लोगों को देखिए, बंगाल में कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो इन लोगों को विज्ञापन कहाँ से मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। ओनली प्लेस था नवान्नो, गवर्नमेंट का इसका जो एडवर्टाइजमेंट है। तो वो एडवर्टाइजमेंट मिलने के लिए इन लोगों को प्रेशर में रखा जाता था। जो पार्टी चाहते थे, जो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी चाहते थे, वही न्यूज ये लोग सामने लेके आते थे, और जो ओरिजिनल न्यूज है वो कभी सामने लाने नहीं देते थे। तो इसलिए हम लोग जो यूट्यूबर सब लोग, देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों को बधाई दे रहा है। क्यों बधाई दे रहा है? हम लोगों का पॉपुलैरिटी इतना क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये सारे अत्याचार सहने के बाद भी हमारा लड़ाई था बंगाल को बचाने के लिए, बंगाली हिंदू को बचाने के लिए। तो इतने टॉर्चर करने के बाद भी हमने झुका नहीं, रुका नहीं, क्योंकि हम लोगों को पैसे का जरूरत नहीं था। यूट्यूब से जितना भी मिलता है हमको आराम से गुजारा हो जाता है। हमको तो एंड ऑफ द डे थोड़ा राइस और दाल ही चाहिए, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा? हम लोग जो काम कर रहे थे, मैं खुद 17 साल आईटी में था। मैं एक डेवलपर करके ज्वाइन किया और उसके बाद जब नौकरी छोड़ा 17 साल बाद, मैं सीनियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर था। तो मैं चाहते थे तो आराम से मतलब बाहर फॉरेन में सेटल हो सकते थे, यूएस कनाडा में बैठ के भी जॉब करते थे, मोटा मोटा तनख्वाह मिलते थे मुझे, लेकिन उसका परवाह नहीं था। अगर वो करते थे तो बंगाल खत्म हो जाते थे। तो ये जो हम लोग आए, ये जो बात उठाए, जो वो छुपाने चाहते थे, इसलिए हमारे ऊपर बहुत बहुत गुस्सा है। लेकिन जनता का आंख खोल गया, वो लोग देख गया ये जो जय बांग्ला बोल रहा है ना, ये एक्चुअली बांग्लादेश का स्लोगन है। ये जो माँ माटी मानुष बोल रहा है ना, वो भी बांग्लादेश का स्लोगन है। ये जो खेला हवे बोल रहा है ना, वो भी बांग्लादेश का स्लोगन है। इसके मतलब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी वेस्ट बंगाल को भारत से अलग करके बांग्लादेश के साथ जोड़ के देश से अलग होने का प्लान कर रहे थे। ये बात हमने उठाए और लोगों ने भी ये समझा, और इसलिए देखिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का इस इलेक्शन में क्या हाल हो गया। कि आप लोगों ने कैसे माहौल में काम किया है और कितना बड़ा काम किया है कि बंगाल में बैठे हिंदुओं को जगाया है। मतलब मैं तो नतमस्तक हूं आप सबके सामने कि ऐसे हालात में आपने अपना काम किया है। नहीं, हम लोग सेल्फिश था। मैं खुद बहुत बड़ा सेल्फिश हूँ, क्योंकि अगर ये चीज नहीं करते थे ना अंजू जी, तो 4 तारीख के बाद मैं लाश बन जाता था। 4 तारीख के बाद मेरे बीवी का रेप हो जाती थी। 4 तारीख के बाद मेरे बच्चे शायद जिंदा नहीं रहते थे। तो मैं मेरे फैमिली के लिए किया है। ये अगर नहीं बचते थे तो मैं आपको 3 इंसिडेंट बोलूंगा तो आप समझ जाओगे क्या क्या है। पहले तो मेरा इंसिडेंट बोलता हूँ। जब आरजी कर कांड हुआ था, हम सब लोग इमोशनली बहुत थे, और उसके बाद तब जो सीजेआई, तब का सीजेआई थे, तो उन्होंने सुओ केस कर लिया। तो मैं विथ प्रूफ, विथ पेपर कटिंग, मैं एक प्रतिवेदन किया था जहां पर मैंने बोला था कि ऐसे बहुत सारे सुओ केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो केस आगे ही नहीं जा रहे, तो लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं। तो मैं क्या गलत बोला उसमें? तो आरजीकर जो हुआ उसको भी ऐसे डालने के लिए किया क्या? ये क्रिटिसिज्म मैंने किया था, और इसके लिए पूरे वेस्ट बंगाल से मेरे नाम में 5 एफआईआर हुआ, और मैं हाई कोर्ट में पहुंच गया तो वो रुक गया। नहीं तो और पुलिस बोल रहा था कि हर जिले से आपके लिए एक एक आने वाला है। तो वो बाद में जब कोर्ट में केस हुआ तो सारे वो गवर्नमेंट हार गया। फिर वहां पर डिवीजन बेंच में गया तो हार गया। तो ये सारे मामले में एक जगह से लोअर कोर्ट में जाके मेरे घर में रेड करने का परमिशन लेके आ गया। वहां पर जाके क्या बोला कि ये जो काम कर रहा है ना, ये बहुत गलत काम कर रहा है। इसको पहले अगर मैं बुला लेता हूँ इंटरोगेशन के लिए तो ये सावधान हो जाएगा, पहले इसके घर में रेड करना पड़ेगा। तो मेरे घर में जब रेड करने आए, मेरे जितना भी गैजेट्स थे, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ लेके चले गए। ठीक है, चलो मेरे से लड़ाई आप लेके जाए। मेरे बीवी के लिए मैं एक मोबाइल खरीदी थी, 3 महीने भी नहीं हुआ, उसका ईएमआई भी नहीं खत्म हुआ, वो भी लेके चले गए। मेरे बच्चे के पढ़ाई का जो लैपटॉप है वो भी लेके चला गया। ठीक है, चलो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आप लेके चले गए हैं। लेकिन मैं ये इंसिडेंट बाद में बोलता हूँ। ये लोग आते हैं, पुलिस आते हैं तो क्या करता है, घर में कुछ छुपा देता है, ड्रग्स वगैरह, गांजा, ये सब छुपा देता है, वो केस करता है। तो इसलिए मैं मेरे घर में, पूरा घर में सीसीटीवी लगा रखा हूँ कि ये ऐसे काम नहीं कर पाएगा। तो पुलिस जब दरवाजे आ गया, मेरे बीबी थोड़ा टेंशन में आ गए, तो सीसीटीवी ऑन है उसको ख्याल नहीं था। तो अब पुलिस मेरे दरवाजा तोड़ रहा है, घर में घुसेंगे, तो उन्होंने
जो घर का ड्रेस था वो चेंज करके चूड़ीदार बड़ीदार पहन लिया, तो वो सीसीटीवी में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। ये पुलिस को हमने हाथ जोड़ा कि आप ये सीसीटीवी मत लेके जाओ, ऐसे तो आप नहीं लेके जा सकते हो। अगर आपको कोई सीसीटीवी किसी का पर्सनल है, उसका फुटेज लेना है, विथ परमिशन लेके जाना पड़ेगा और उसका एक कॉपी लेके जा सकते हो। वो मेरे जो पीडीआर बॉक्स था वो छीन के लेके गया। आप सोच लो ये कितना घिनौना काम करता है। मेरे घर में 22 पुलिस ऑफिसर घुसे थे, उसमें से 17 मुस्लिम पुलिस ऑफिसर को भेजा था ममता बनर्जी ने। मेरे घर के नीचे 5 या 6 पुलिस का जीप खड़े थे और सारे मोहल्ले को उत्पात मचा रहे थे। ये था मेरे ऊपर टॉर्चर। मेरे बैंक अकाउंट इसने फ्रीज कर दिया 1 महीना तक। अब बोलो मेरा बैंक अकाउंट अगर फ्रीज है तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? ये लोग बोल रहा है, जो नोटिस के ऊपर मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज किया था उसमें क्लियर लिखा है कि ये गूगल से पैसा इसको मिलता है, उसमें हमको डाउट है कि ये टेररिज्म में युक्त है। अब बोलो गूगल क्या टेररिज्म में युक्त है कि इसलिए आप मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हो? ये टॉर्चर था मेरे ऊपर। मेरे लॉयर ने बोल दिया भाई कुछ भी हो जाए ना, आप अरेस्ट मत हो। 15 दिन मेरे फैमिली को लेके मुझे बाहर भागना पड़ा। क्यों? मैं बोला भाई अरेस्ट होगा तो क्या होगा, मैं तो कोई गलत काम किया नहीं। बोला नहीं भाई, तेरे से 6 महीना तक ये लोग केस लगाते जाएगा। एक मुर्शिदाबाद में होगा तो एक झारग्राम में होगा, एक पुरुलिया में होगा तो एक दार्जिलिंग में होगा। बोलेगा वहां पर साइकिल चोरी हुआ है, इसमें भी तू इन्वॉल्व है, 15 दिन के लिए तुझे कस्टडी में चाहिए। ऐसे करके करके 6 महीना तुझे अंदर रखेगा, एक बेल कराऊंगा, दूसरे केस में टैग कर देंगे और तुझे मैं 6 महीना तू बात नहीं कर पाएगा, तेरा मुंह बंद करना चाहता है। यहाँ पर और एक बंदा है सफीकुल इस्लाम, आरामबाग टीवी। उनके घर में जब छापा पड़ा तो तभी वो मालूम पड़ा था उसके घर में एक पैकेट ऐसे घुसा दिया, उसमें उसको फंसाना चाहिए, फंसाने के लिए थी, इसलिए मैं घर में सीसीटीवी लगाया। तो जब वो देखा कि सीसीटीवी में कैप्चर हुआ और सफीकुल एक्चुअली सीसीटीवी को लाइव कर रहा था तो उसको दिखाई दिया, तो उस केस में उसको टैग नहीं किया। तो क्या किया, सफीकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया, उनके बीवी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अभी उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन दोनों को होम में भेज दिया। उनके भाई आके, सफीकुल इस्लाम के भाई आके बोल रहा है कि ये हमारा भतीजा है, ये हमारे भतीजी है, इनको छोड़ दीजिए। हमने बोला नहीं नहीं नहीं, आप सोच लो एक बच्चे होम में जा रहा है, उनके मम्मी पापा अरेस्टेड है, 6 महीने तक वो होम में रहेगा, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कितना मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर एक बंदे ने गुस्से ने अभिषेक बनर्जी को एक बार थप्पड़ मार दिया था, स्टेज में उठकर थप्पड़ मार दिया था। तो 2021 इलेक्शन के बाद उसका रहस्यजनक मृत्यु हो जाता है, उसको कोई ट्रक आके पेस्ट करके चले जाता है और बोलता है कि हमको मालूम नहीं ये कैसे हुआ है, उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ये था टॉर्चर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का। तो हमने ये फाइट इसलिए लड़ा कि चलो आप यूट्यूब में बोलते हैं, थोड़ा नेशनल मीडिया में आता है तो थोड़े बहुत लोग हमको जानते हैं, कुछ होता है तो मुझे लॉयर मिल जाता है, कभी कभी वो लोग फीस भी नहीं लेता है। लेकिन ये टॉर्चर जो हमारे ऊपर हो रहा है, तो गांव के लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, जो गरीब है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसका आवाज तो आ ही नहीं रहा है। और इसको अगर कंटिन्यू करने दो तो ये कहां पर पहुंचेगा कोई समझा भी नहीं। दीदी मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, पता नहीं कैसे आप इसको रिएक्ट करोगे। 2021 के बाद एक भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया कि आप एक बार बीरभूम आ जाओ। मैं बोला क्यों? तब मुझे 6 महीना भागना पड़ा मेरे फैमिली लेके, इतना प्रेशर था, मैं कोई वीडियो भी नहीं कर पाया। तो उसने कांटेक्ट किया मुझे एक बार आओ, तो मैं गया वहां पर। एक दीदी थी 28-29 ईयर का होगा, उनका गैंग रेप हुआ है। और दीदी बोल रहा है किसी का गैंग रेप होने के बाद कि भैया मुझे मार डालो, मुझे जिंदा क्यों रखा हो? क्यों? क्योंकि वो रेप करने के बाद ये कलाई जो है ना, हाथ से ऐसे काट दिया, पैरों का जो है एंकल से काट दिया, पूरे जिंदगी उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा है कि मुझे मौत दे दो। ये किया है टीएमसी वालों ने। ये लोग बात करता है गणतंत्र का, बात करती है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। लोग जो ये जाके मजा ले रहा है ना, उसको बोल रहा है कि रास्ते में भगा भगा के करूंगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये सारी चीज है। ये ममता बनर्जी जहां पर रहती है बोलता है टाली के चाले में रहता है, आ जाओ यहाँ पर। उसके सारे फैमिली जो है वहां पर जितने भी लोग थे सारे प्लॉट जब्त कर लिया और वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिया। जो गरीब वहां पर चाय वाला था आज वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं। किसी ने माना तो उसको 1-2 लाख रुपए दिया, किसी ने नहीं माना तो वो गायब हो गया, कहाँ है किसी को मालूम नहीं। ये है ममता बनर्जी, ये है अभिषेक बनर्जी। ये सारे फाइल, ये काचा चिट्टा सामने आएगा, ये नए गवर्नमेंट ये सारे ओपन करेंगे, ये हमारा प्रेशर रहेगा उनके ऊपर। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुनकर कि क्या क्या झेला है वहां के लोगों ने और कितनी हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने बाहर निकलकर वोट किया और जिसको वोट करना चाहते थे उसको वोट किया। और लोगों ने अपनी सच में जान की परवाह ना करते हुए वोट किया है बीजेपी को।
और टीएमसी अब ये जैसे Z+ सिक्योरिटी हट गई है अभिषेक बनर्जी की, मैं तो कहती हूँ सड़क पर चल नहीं पाएंगे ये लोग, जिस तरह की हरकतें इन्होंने की है जी, इनके लिए तो बड़े मुश्किल दिन आने वाले हैं। और चूंकि शुवेंदु दा टीएमसी के हर एक इंसान की नस को पहचानते हैं, वो जानते हैं कौन क्या क्या करता रहा है, पूरा कच्चा चिट्ठा उनके पास है। इसीलिए ममता बनर्जी इस वक्त सबसे ज्यादा डरी हुई हैं। और पता नहीं ममता बनर्जी को भी जो सिक्योरिटी कवर मिला है कब तक मिलेगा, मुझे तो लगता है उसकी वो भी बहुत जल्दी हटा लिया जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो एमएलए भी नहीं है, पार्षद भी नहीं है, किसी गांव की पंचायत की पंच भी नहीं है। देखिए, ये यहाँ पर बंगाली को हम लोग एक ही चीज बार बार बोला था, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये बंगाली हिंदूज का जीते या मरने का सवाल है। अगर आप टीएमसी को हरा पाते हो तो आप बच जाओगे, अगर नहीं होगा तो आपको काटा जाएगा। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ऑन एयर नहीं है। अब मैं कुछ बयान आपको मैं देता हूँ। अभिषेक बनर्जी क्लियरली बोला था कि 4 तारीख 12 बजे के बाद डीजे बजेगा। मतलब हिंदू जो है भाजपा के लिए जो वोट कर रहा है, जो टीएमसी के अगेंस्ट में है, उसको जिंदा जलाया जाएगा या काटा जाएगा। अभिषेक बनर्जी ने थ्रेट किया था कि 4 तारीख के बाद दिल्ली का कौन बाप आके तुम लोगों को बचाता है मैं देख लूंगा। ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी बोले थे कि 4 तारीख के बाद सबको नारू खिलाएंगे, नारू, नारू मतलब बोमा, बोम मारेंगे। ममता बनर्जी सीएम होके बोल रही है। ममता बनर्जी बोले थे कि अगर 4 तारीख हम लोग जीत जाते हैं ना, तो उसके बाद जो भाजपा वाले हैं उनके घर के बाहर पोस्टर देकर उनको बोलना पड़ेगा मैं जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं डालूंगा, मैं बीजेपी नहीं करूंगा। तो कितना बड़ा थ्रेट कल्चर हो रहा है। इतना बड़ा इलेक्शन हो गया, 2-4 छोटे मोटे इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो बंगाल इलेक्शन आता है तो ब्लड बाथ होता है, वो इस बार नहीं हुआ। थैंक यू इलेक्शन कमीशन, थैंक यू सीआरपीएफ। ये रिजल्ट अगर उल्टा हो जाते थे ना, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी जीत जाते थे, अभी हिंदू जेनोसाइड हो जाता था। वो जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग वो छोटे पड़ जाते थे, इतना था। ये जो टीएमसी वाला अभी रो रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। अगर 1 मिनट बीजेपी का लीडरशिप बोलता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जो करना है कर लो, 1 मिनट में ये टीएमसी खत्म हो जाएगा। इतना गुस्सा लोगों को है। बट ये तो नहीं होना चाहिए गणतंत्र में, वही बचाने का लड़ाई था। और भाजपा का ये जो स्टेप है बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है कि ब्लडबाथ जो है, मारपीट करने का जो राजनीति है वो खत्म करो, जिसका जो मर्जी है राजनीति करो। लेकिन लोगों का गुस्सा है, वो एक ही चीज बोल रहा है कि आपके बात हम मान रहे हैं, किंतु हर जो चोर है, हर जो गुंडे है, जितने भी लोगों का प्राण लिया है, ये सारे का फाइल ओपन होना चाहिए, सारे को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और वो काम ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जैसे मूड दिखा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे करेंगे। कौन है अभिषेक बनर्जी, कौन है ममता बनर्जी? वही बोल रहा हूँ कि इतने दिन 10 साल तो हम लोग बिना सिक्योरिटी में लड़े, अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट लड़े, ममता बनर्जी के अगेंस्ट लड़े। हम तो जिंदा है, हम तो विनर है अभी, तो लड़े। इतना बड़ा नेत्री है, इतना बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री बनेंगे तो लड़े हमारे साथ। अभी देखते हैं कितना हिम्मत है। कानून के दायरे में रहकर सब कुछ होगा, सबका हिसाब होगा। पीएम मोदी ने कहा था सबका हिसाब होगा, और शुवेंदु दा भी लगातार ये बोल रहे हैं, तो हिसाब सबका होगा। 2021-2018 की फाइलें भी खुलेंगी सुशील जी, वो फाइलें भी खुलेंगी, और उन सब में जो कच्चा चिट्ठा इन दोनों बुआ भतीजे का है वो भी खुलेगा। तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो पहली कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। अभी तो ये सिलसिला आगे चलेगा, कई साल तक चलेगा, और सबका हिसाब होगा। आप लोगों ने जो इतने अच्छे तरीके से यूट्यूब के जरिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो काम किया है शुद्धशील जी, वो तो मतलब पूरा देश आपका कृतज्ञ है। क्योंकि अगर इस बार टीएमसी आ जाती तो फिर तो देश के टुकड़े होने तय थे। फिर तो ममता बनर्जी और उनका भतीजा जो साजिश कर रहे थे आतंकवादियों के साथ जो बांग्लादेश में बैठे, उसको ये सिरे चढ़ा लेते। लेकिन आपने आज समय निकालकर बहुत सारी ऐसी बातें मेरे दर्शकों के सामने रखी हैं कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ये सब नहीं सुना था। अब समझ में आता है कि बंगाल में क्या चल रहा था, लोग कितने त्रस्त थे। और जब जनता बहुत त्रस्त होती है ना, तो यही नतीजे सामने आते हैं। अब ये कभी सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। तृण तृण करके तृणमूल जो है, समूल इसका नाश हो जाएगा। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आगे भी आपसे बातचीत करती रहूंगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।